CH-47 घायल फीनिक्स। मानव को एक भयानक दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा हो, क्योंकि वह उसके माध्यम से छेद कर रहा था। मानव की आंखों, नाक, मुंह और कानों से उसी समय खून बहने लगा। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे बिना तैयारी के लिया जाना चाहिए, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। मानव की आंखें, जो खून से लथपथ थीं, एक विषैली रोशनी से चमक उठी। फीनिक्स और ड्रेक्स की गर्जना और चीखें बाहर से सुनी जा सकती थीं। कृपया मरो मत, बस थोड़ी देर और रुको, मेरी प्रतीक्षा करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। फीनिक्स अपने जन्म के समय से ही जानता था कि वह अकेले रहने के लिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ये भी जानता था कि वह अन्य सभी से कहीं श्रेष्ठ है। उसने उन सभी राक्षसों को नीचे देखा जो आसपास के क्षेत्र में रहते थे, जिनमें वे भी शामिल थे जो लंबे समय से रह रहे थे या जो बहुत बड़े थे। लेकिन हर चीज को नीची नज़र से देखने की स्थिति में फीनिक्स ने चारों ओर देखा और अचानक अकेलापन महसूस किया। माता पिता की कोई अवधारणा नहीं थी, क्योंकि फीनिक्स सीधे प्रकृति से पैदा हुए प्राणी थे। कोई समूह या परिवार भी नहीं था, क्योंकि वे इतने दुर्लभ थे कि उन्हें पौराणिक प्राणी माना जा सकता था। लेकिन बाकी हमेशा एक साथ थे। वे अन्य लोगों के साथ मिल गए जो उनके जैसे दिखते थे और उन्हें अकेला महसूस नहीं करना पड़ता था। लेकिन वह नहीं, फीनिक्स अकेला था। इसलिए एक दिन उसने अपने जैसा कुछ खोजने के लिए महाद्वीप में घूमने का फैसला किया। हालांकि उसे कोई नहीं मिला। कुछ देर तक बेवजह इधर उधर भटकने के बाद यह इस्पेनियन पर्वत पर पहुंच गया। फीनिक्स ने सीखा था कि इस स्थान पर दिव्य शक्ति वाले कई प्राणी थे, इसलिए उसे लगा कि अगर वह यहाँ होता तो शायद वह अपनी तरह के अन्य लोगों को खोज पाता। वह उत्साह से इधर उधर घूमता रहा। कोई नहीं था, कहीं और नहीं था वह खोज सकता था। वह सचमुच अकेला था। उसका अकेलापन फिर क्रोध में बदल गया। एक दिन टोकुंटा क्रोध से भरे आकाश में उड़ते हुए प्रकट हुए। वो वहां बातचीत करने नहीं आया था। फीनिक्स, ये दुर्लभ है, तब मैं तुम्हें भी खाऊंगा। इसलिए वह लड़े और अपने जन्म के बाद पहली बार हार गए। अगर वो फीनिक्स नहीं होता तो गंभीर रूप से घायल होने के बजाय वो उसी समय मर जाता। इसलिए वह पहली बार डर और धमकी महसूस करते हुए भाग गया। ये जगह वो नहीं थी जहां वह था। उसे वापस जाना पड़ा, लेकिन वह कहाँ जा सकता था? धीरे धीरे उसे लगा कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है। वह महसूस कर सकता था कि इसका मतलब उसकी मृत्यु निकट आ रही थी। तब उसे गर्म ऊर्जा का अनुभव हुआ। उनके फीनिक्स पंख आसानी से आग की लपटें बना सकते थे, लेकिन उन्हें कभी भी उनसे कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। वह नहीं जानता था कि यह क्या है, लेकिन अपने जीवन में पहली बार उसने थोड़ा आराम महसूस किया। तो फीनिक्स ने अपने घायल शरीर को स्थानांतरित करने के लिए संघर्ष किया और उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां से भावना उत्पन्न हुई थी। उसने एक आदमी को झरने के पीछे एक गुफा में पाया, एक गंदा गंदा बदबूदार इंसान। फीनिक्स जानता था कि इंसान क्या है। वे लोभी, स्वार्थी, नीच प्राणियों की एक जाति थे जो केवल अपनी इच्छाओं से अंधे थे। शायद इस दुनिया में रहने वाले सभी प्राणियों में से सबसे हानिकारक। लेकिन यह इंसान अलग था। उस व्यक्ति ने पहले तो आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे अधिक कोमल हो गई और उसने उसे एक कोमल मुस्कान दी। वो उस मुस्कान से आकर्षित हो गया था, और इसलिए एक शानदार फीनिक्स ने एक आदमी को अपना सिर झुका लिया था। मानव ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वो उसे जानता था। फीनिक्स कुछ स्नेह महसूस करने में मदद नहीं कर सका। यह एक ऐसा एहसास था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जिसे वह कभी नहीं जानता था कि वह महसूस कर सकता है। पहली बार उसे लगा कि उसे वह मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। आप मुझे मेरी पिछली यादों की याद दिलाते हैं। मेरा पुराना दोस्त तुम्हारे जैसा था। तब मानव ने अपने शरीर के समान ऊर्जा को अपने शरीर में उंडेला। इससे उनका असफल शरीर एक बार फिर सक्रिय हो गया। यह मौत के चंगुल से बचने में उसकी मदद करने के लिए काफी था। फीनिक्स ने उस आदमी की ओर ध्यान से देखा जिसने उसे बचाया था। वह आदमी अभी भी उसे वह कोमल, फिर भी कुछ उदास मुस्कान दे रहा था। फिर फीनिक्स मुड़ा और गुफा से निकल गया। उसने महसूस किया कि वह इंसान को कुछ करने से रोक रहा है। फिर भी उनकी मुस्कान, उनका स्पर्श और उनका चेहरा कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उसके बाद उसने चुपके से इंसान का पीछा किया, यहाँ तक कि वह नहीं जानता था कि उस समय उसका क्या इरादा था। हालांकि इससे पहले कि वो कोई जवाब पाता, एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी। जब मानव गुफा से बाहर आया तो टोकुंटा ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो समझ पाता कि वह क्या कर रहा है, फीनिक्स पहले से ही। टोकुंटा फीनिक्स पर हंसा। वह वही था जो पिछली बार उसे पकड़ने में असफल रहा था। वह पहले से ही जानता था कि यह क्या था।
एक प्राणी जिसे पौराणिक प्राणी कहा जाता था। क्या तुम मेरे पास फिर से आ रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अपनी आग की लपटों से नहीं जला सकता क्योंकि तुम्हारे पंख आग से बने हैं? हाँ। टोकुंटा ने एक बार फिर अपना मुंह खोला और उसकी लपटें फीनिक्स की ओर निकल गईं। फीनिक्स ने अपने शरीर को दर्द में घुमाया। डरकर भागकर यहाँ क्यों आए? मैं एक शिकार को 2 बार कभी नहीं चूकता। फीनिक्स को खाने से उसे अपनी निरंतर जीवन शक्ति मिल सकती है। इस प्रकार टोकुंटा ने अनेक राक्षसों के विशेष गुण प्राप्त कर लिए थे। इस बार वह चाहते थे कि यह फिर से हो। सांस का दौरा रुक गया और टोकुंटा ने नीचे देखा। उसे उम्मीद थी कि उसने फीनिक्स को जलाकर राख नहीं किया है। हालांकि यह अभी भी ठीक लग रहा था। वह अजीब था। CH-48 फ्रोजन रिवर मंत्र। टोकुंटा ने अपनी शक्ति को अच्छी तरह से समझा और उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के अनुमानित स्तर का अनुमान लगाना भी संभव था। मूल रूप से उसे बस अपनी सांस का उपयोग करना था और फीनिक्स मुश्किल से पकड़ में आ गया। तो आप खुद को छुपा रहे थे? टोकुंटा खुशी से हंस पड़ा। ऐसे कई इंसान हैं जिन पर मैं कदम रख सकता हूं। वह आदमी जो भाग गया वह भी एक दुर्लभ प्रतिभा वाला प्रतीत होता है, लेकिन आप जैसा नहीं। अच्छा, चलो कुछ मजा करते हैं। मानव ने एक दर्दनाक घुरघुराना छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से ठिठुरन जैसा तूफान उठ रहा हो। सफेद ठंड उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी और वह काफी पीला दिख रहा था। उसके मुंह से सफेद भाप निकल रही थी। उसकी उंगलियां मिट्टी के बर्तनों की तरह फटी हुई थीं और उसके होंठ नीले थे। अगर उस समय कोई उसके शरीर को छूता तो ऐसा लगता जैसे वो बर्फ को छू रहा हो। मानव का शरीर इतना ठंडा था कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। ये फ्रोजन रिवर की तरह था, अत्यधिक शीतलता का अमृत। यदि मानव इसे लेने से पहले 6 स्टार के स्तर तक नहीं पहुंच पाता तो उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ की मूर्ति बन जाता और उसका दिल पूरी तरह से रुक जाता। नहीं, फ्रोजन रिवर की ताकत इतनी तेज थी कि एक 6 स्टार जादूगर को भी इसे ठीक से संभालने में परेशानी होती थी। लेकिन मानव ये करने में सक्षम था। अति सटीक मन नियंत्रण, संतुलन की भावना जो त्रुटियों को बर्दाश्त नहीं करती है, भले ही वे बालों की चौड़ाई और मानसिक शक्ति हो, जो उसके शरीर के माध्यम से तेज दर्द से विचलित नहीं हो सकती थी। उनमें से एक के बिना भी उसका शरीर बर्फ के टुकड़े की तरह पहले ही बिखर चुका होता। मूल रूप से उसने अमृत को एक ऐसी औषधि के साथ लेने का इरादा किया था जिसमें बड़ी मात्रा में ज्वाला शक्ति थी, या उसके शरीर के चरण पूर्णता तक पहुंचने के बाद। फिर भी उसे फ्रोजन रिवर को पूरी तरह से पचाने में अभी भी 1 सप्ताह का समय लगेगा। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता था। पोशाक, उसकी नाक से खून निकलने लगा। मानव को अपने पूरे शरीर में दर्द और ठंड के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा भीषण दर्द किसी और के दिमाग को हिलाकर घुमा देता, लेकिन मानव का दिमाग वैसा ही रहा जैसे उसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। ये कुछ भी नहीं है। ये दर्द, ये सर्दी, ये कुछ भी नहीं था। मानव इससे कई बार बहुत अधिक पीड़ित हुआ था। समस्या ये थी कि समय बहुत तंग था। थोड़ा सा और मानव के शरीर को घेरने वाली ठंडी हवा उसके आसपास फैलने लगी। दरार, उसके चारों ओर की चट्टानें टूटने और टुकड़ों में बंधने से पहले सफेद हो गईं। जमीन धीरे धीरे जमने लगी। सीमा धीरे धीरे गुफा के बाहर विस्तारित हुई। इससे टोकुंटा को ठंड का एहसास हुआ। उस समय वो बहुत आराम से था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फीनिक्स उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, चाहे वो कितना भी संघर्ष करे। बस उसकी त्वचा आग की लपटों से लड़ने में सक्षम थी, लेकिन वो ठंड के खिलाफ कमजोर था। आखिर ये भला है क्या? टोकुंटा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने तुरंत इसके अस्तित्व पर ध्यान दिया। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी कि वह ठंड उसे मार सकती है। मुझे इससे तुरंत निपटना होगा। जैसे ही टोकुंटा ने नजरें घुमाईं। बहुत खूब, तो तुम यहाँ हो। तभी फीनिक्स ने अपनी चोंच से टोकुंटा की बाईं आंख पर प्रहार किया। टोकुंटा बड़ी पीड़ा से जूझ रहा था। उसके लिए ये दशकों में मिली हुई पहली चोट थी। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और फीनिक्स को जमीन पर पटक दिया। तब भी वह अपने गुस्से से बाहर नहीं निकल पाए और उसको बार बार रौंद डाला। जब टोकुंटा के विशाल शरीर ने जमीन को रौंद तो आसपास का माहौल ऐसा हिल गया जैसे कोई बड़ा भूकंप आया हो। जल्द ही टोकुंटा का पेट फूलना बंद हो गया। फीनिक्स, जिसका शरीर एक गड़बड़ था, ने कुछ खून उगल दिया। फिर भी वह जबरदस्ती अपना सिर उठाने में कामयाब रहा। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, फीनिक्स ने एक बार फिर टोकुंटा के गुस्से को भड़का दिया। उसे लगा जैसे ये पक्षी हंस रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। निर्दयी, यह वो क्षण था जब गुफा से जमी हुई निकल रही थी।
बर्फ एक जबरदस्त गति से बढ़ने वाले पौधे की तरह थी, जैसे कि वह जीवित थी। उसने फिर टोकुंटा के चारों ओर के सभी ड्रेक्स के शरीर को छेद दिया। यह एक पल में हुआ। क्या हो रहा है? टोकुंटा ने चारों ओर देखा। उसका वंश कराह उठा और सब ने खून थूक दिया। बर्फ टूटकर बिखर गई। बर्फ के टुकड़ों के साथ ड्रेक का खून और मांस बरस रहा था। इस दौरान मानव आगे बढ़ गया। मानव के भूरे बाल सफेद हो गए थे और उसके शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। इस दृश्य को देखकर टोकुंटा ने अपने दिल को डूबा हुआ महसूस किया। वो खतरनाक है। सैकड़ों वर्षों में ये पहली बार था कि जब वो इतनी छोटी आकृति को देखकर डर गया था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे सिर्फ एक नाखून से कुचल सकता है। उसने सीधे आसमान में उड़ने का प्रयास किया। इससे पहले कि टोकुंटा वास्तव में दूर हो सके, मानव ने उनके बीच की दूरी को जल्दी से बंद कर दिया। उसके पीछे कई बर्फ के तीर बनने लगे। टोकुंटा उन पर एक नर्वस नज़र चुराने में मदद नहीं कर सका। बर्फ के वे तीर मेरी त्वचा को भेदने के लिए काफ़ी मजबूत हैं। वह जानता था कि उसे किसी तरह उन्हें रोकना होगा। हालांकि उसने अभी अभी अपनी सांस का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जैसे ही टोकुंटा ने इस संकट से बचने का उपाय सोचने की कोशिश की, एक बर्फ का तीर उसके शरीर में अजेय गति के साथ चला गया। बर्फ का टुकड़ा उसकी हड्डियों में खोदता हुआ प्रतीत हो रहा था और उस समय टोकुंटा, जो अपने बड़े शरीर से कभी असंतुष्ट नहीं था, वह अपनी ही मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने महसूस किया कि वह अनावश्यक रूप से बड़ा था। CH-49 टोकुंटा पर हमला। कहाँ गया? मानव ने उसकी बाईं आंख का फायदा उठाते हुए टोकुंटा के पीछे चला गया। बाईं आंख से टोकुंटा को दिखना बंद हो गया था। मानव के बाएं हाथ में बर्फ से बना एक भाला था, जिसे मानव ने ड्रेक किंग टोकुंटा की पीठ में घोंप दिया। तुम छोटे चूहे। जैसे ही उसने अपनी पीठ में दर्द महसूस किया, टोकुंटा ने मानव को एक तरफ से तोड़ने के लिए उसने अपनी पूंछ घुमाए और मानव का शरीर बहुत तेज गति से हवा में उड़ गया और पीछे के चट्टानी पहाड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पहाड़ ही ढह गया, लेकिन टोकुंटा की अभिव्यक्ति बेहतर नहीं थी। उसकी नज़र चट्टानों के ढेर पर टिकी रही। जैसी कि उम्मीद थी, मानव बाहर चला गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जब उसने टोकुंटा को चलते हुए देखा था, तो मानव ने एक ढाल की तरह उसके सामने बर्फ की कीलें रख दी थीं। इसके बजाय टोकुंटा ने महसूस किया कि उसकी पूंछ धड़क रही है। जब उसने मानव को आंखों में देखा तो टोकुंटा को झटका लगा। मानवीय, यह एक इंसान है। टोकुंटा ने काफी लंबे समय तक पर्वत श्रृंखला पर शासन किया था और उसने कई मनुष्यों को देखा था। वह ये भी जानता था कि जो मनुष्य इस स्थान तक पहुंच सकते हैं वे सभी बहुत मजबूत व्यक्ति थे, लेकिन वे फिर भी कीड़े ही थे। मनुष्य कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, उसके लिए वह केवल एक चींटी ही थी जो अन्य चींटियों की तुलना में अधिक मात्रा में रोटी ले जा सकती थी। लेकिन यह आदमी अलग था। मानवीय, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मानव ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके मुंह से सफेद सांस आए। टोकुंटा ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन मानव का शरीर वर्तमान में ऐसी स्थिति में था जो असीम रूप से गिरने के करीब था। मैं इसे जितनी देर तक खींचूंगा, यह उतना ही खराब होता जाएगा। मानव के हाथों में बर्फ का एक टुकड़ा धीरे धीरे भाले का आकार लेने लगा। ये देख टोकुंटा ने महसूस किया कि उसके सामने वाला इंसान एक जोरदार हमला करने की तैयारी कर रहा है। जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। वह अपनी सांस का उपयोग नहीं कर पा रहा था और आमने सामने के टकराव में उसने यह विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उसकी सांस खो जाएगी। आखिर कोई फीनिक्स भी उसकी सांस को नहीं रोक पाया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मानव ने किस शक्ति को जगाया या उसने किस मंत्र का इस्तेमाल किया, टोकुंटा को विश्वास था कि वह जीत जाएगा। टोकुंटा ने अपनी सांस को अधिकतम तक इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने एक ही हमले में मानव की जान निकलने की योजना बनाए। फिर मानव का भाला और टोकुंटा की सांस जल्द ही मिल गई, जिससे आग और बर्फ का विस्फोट हो गया जो आसपास फैल गया। इसके अलावा हवा के एक तेज झोंके और एक अवर्णनीय तेज आवाज ने पूरे ड्रेक पर्वत को हिला दिया। पहले तो वे सम थे, हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ये टोकुंटा की सांस थी जो धीरे धीरे बर्फ के जादू पर हावी होने लगी। टोकुंटा ने महसूस किया कि वह जीत रहा था। यह मेरी सांस है। उस समय टोकुंटा का सिर उसके शरीर से गिर गया। उसकी आंखें अभी भी उसकी जीत में विश्वास दिखा रही थीं। ये राजा के लिए एक अप्रत्याशित और खाली अंत था, जिसने 1000 से अधिक वर्षों तक पर्वत श्रृंखला पर शासन किया था। क्या वह भाग्यशाली था कि वह ये सोचकर मर गया कि वह जीत गया? मानव जमीन पर गिर गया। परिश्रम से हौंफते हुए उसने अपनी निगाह टोकुंटा के क्षत विक्षत शरीर पर टिकाए।
ये ड्रेक किंग था जो 1000 साल तक जीवित रहा था, एक उत्परिवर्ती जो दूसरों से कई गुना अधिक श्रेष्ठ था। यह अज्ञात था कि उसने अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए कितने अमृत का सेवन किया था। ऐसे चमत्कार जो लगातार ओवरलैप करते थे, अब उसका गला घोंट दिया था। उनके पास ज्यादा लड़ाई का अनुभव नहीं था, हो सकता है कि उसे पिछले कुछ वर्षों में हुए झगड़ों से बहुत अनुभव हुआ हो, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी भी उसके समान स्तर पर किसी से लड़ाई नहीं की थी। वो अपनी जबरदस्त शक्ति से अपने दुश्मनों को रौंदने का आदी था और अच्छा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि समान शक्ति स्तरों के बीच लड़ाई में जीत और हार का फैसला एक पल में किया जा सकता है। टोकुंटा अपनी शक्ति में उस विश्वास को दूर करने में विफल रहा था जो उसने अंत में 1000 वर्षों में प्राप्त किया था। उस अंतिम क्षण के दौरान मानव ने अपनी शक्ति का केवल 80% उपयोग करके बर्फ का एक भाला बनाया था। हालांकि उसने जानबूझकर अपने मन प्रतिक्रिया को कारण बना, ये प्रतीत होता है कि वह उस हमले में अपना सब कुछ दे रहा था। भाले को आगे फेंकने के ठीक बाद वो तुरंत टोकुंटा चला गया। उस समय ड्रेक किंग पूरी तरह से रक्षाहीन था क्योंकि उसने अपना सारा ध्यान उड़ते हुए भाले का विरोध करने में लगा दिया था। उस क्षण में मानव बर्फ की एक स्कित का उपयोग करके टोकुंटा को नष्ट करने में सक्षम था। किसी तरह वह अपने दुश्मन को हराने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब उसका रूप इतना विनाशकारी था कि वह विजेता की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता था। उसने अपने शरीर का उपयोग किया था, जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली था, बहुत बार मंत्रों को डालने के लिए खराब स्थिति में था। फिर भी उसे अपने उग्र मन को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी, लेकिन इसके बजाय मानव ने अपने हाथ में बर्फ से बनी तलवार लेकर टोकुंटा के शरीर के पास जाने लगा। फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। यद्यपि उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची थी, फिर भी मानव के कमजोर अवस्था में काटने के लिए टोकुंटा का मांस अविश्वसनीय रूप से कठिन था। अगर वह एक पल के लिए भी अपने पहरेदारों को निराश करता तो वह अपना दिमाग खो देता, तो वह अब तक मर गया होता। मानव ने अपनी अलौकिक मानसिक शक्ति के साथ दर्द को सहन करने में कामयाब रहा और मानव ने आखिरकार वह चीज देखी जिसकी उसे तलाश थी। CH-50 टोकुंटा की मृत्यु। दिल, वह ड्रेक किंग टोकुंटा का दिल था। उसके दिल में से तेज गर्मी निकल रही थी। वास्तव में गर्मी इतनी अधिक थी कि इसे छूने वाले को भी जला देगी, लेकिन मानव उस समय देखभाल करने के लिए बहुत बेताब था। वो तुरंत अपने पैरों को टोकुंटा के दिल के पास क्रॉस करके बैठ गया। उसकी बंद आंखें थोड़ी कांप रही थीं। मानव अपनी कमर से बहने वाली बर्फ की ऊर्जा को टोकुंटा के पूरे शरीर को कुचलने के लिए पर्याप्त बल से टोकुंटा के अंदर भेज रहा था। ये पहले से ही इस हद तक था कि मानव अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था कि यह कैसे फैलता है। इसलिए मानव को टोकुंटा के दिल की जरूरत थी। अपने आप में टोकुंटा के दिल में एक बड़ी मात्रा में ज्वलन ऊर्जा थी और मानव इस ऊर्जा को अपने शरीर में जमे हुए नदी की ठंड से मुकाबला करने के लिए खींच रहा था। हालांकि यह एक खतरनाक कार्य था जिसमें मानव की मृत्यु होने की ज्यादा संभावना थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनमें से कोई भी बल वास्तव में मानव के पास नहीं था। वो सब कुछ आर्यन ही देख रहा था। फ्रोजन रिवर मंत्र के अलावा किसी भी मंत्र या ताकत से ड्रेक किंग के दिल से निकलने वाली ज्वलन ऊर्जा को कम करने की ताकत किसी के पास नहीं थी। मानव ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया वह युद्ध प्रशिक्षण के समान था, लेकिन जिस जोखिम का उसने सामना किया वह उससे 10 गुना अधिक था। अगर मानव ने एक भी गलती की तो उसका शरीर या तो जल जाएगा या जम जाएगा। तो मानव लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। मानव ने अपना सारा ध्यान अपने शरीर में शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने में लगा दिया। इस बार संकट पहले से भी बड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय मानव की मानसिक शक्ति बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन मानव ये करने में असमर्थ हो रहा था। तभी आर्यन ने इस पर काबू पा लिया था। मानव ने धीरे से आंखें खोलीं। सबसे अधिक दबाव वाला क्षण बीत चुका है। ये कहना सुरक्षित था कि नश्वर संकट आखिरकार अब बीत चुका है। जमी हुई नदी की ठंड आखिरकार कम हो गई थी और मानव के चेहरे पर हल्का सा लालपन आ गया था क्योंकि उसका खून एक बार फिर उसके पूरे शरीर में फैल गया था। बेशक यह सही नहीं था। बर्फ की ऊर्जा को पूरी तरह से भंग करने के लिए उसे तेज ज्वलन ऊर्जा वाले अमृत की आवश्यकता थी। जब वह शांत हुआ तो उसे लगा कि बहुत गर्मी है, इसलिए उसने जो पहला काम किया वह था टोकुंटा के शरीर से ऊपर चढ़ना। जब उसने पहली बार प्रवेश किया था तो दिन का समय था, लेकिन अब वह एक अंधेरी रात थी। कितने दिन हो गए? उसने सोचा कि उसे कालकोठरी को छोड़े हुए कितना समय हो गया है। इससे पहले एक और प्राथमिकता थी। मानव ने चारों ओर देखा और जल्द ही उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ये फीनिक्स था।
आग के पंख लंबे समय से ठंडे हो गए थे और उसके शरीर से थोड़ी सी भी हलचल नहीं हो रही थी। वो मर चुका था। इसके शरीर को टोकुंटा ने तब तक रौंदा था जब तक ये लगभग मर नहीं गया था। मानव ने अपने शरीर को उदासी से भरे चेहरे से देखा। आपने मेरी जान बचाए। आपका बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं हो सकता। मानव ने थोड़ी देर के लिए शोक किया, फिर उसने फीनिक्स के शरीर को उठा लिया और उसे टोकुंटा के शरीर पर ले गया। जब वो उस तक पहुंचा तो उसने फीनिक्स के शरीर को उस छेद में रख दिया जो उसने मंत्र पढ़ते हुए बनाया था। शर्तें पूरी हो गई हैं। पुनर्जीवित करने के लिए इससे बेहतर स्थान नहीं था। आपको जीवन में वापस आने में सक्षम होना चाहिए। आपके पास पहले की तरह अतुलनीय शक्ति होगी, इसलिए वो कुछ अलग दिख सकता है। जोड़ने से पहले वो एक पल के लिए रुका। बेशक यह जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। उसने चारों ओर देखा। ये राक्षस स्वर्ग नर्क पर्वत था। मानव को नहीं पता था कि यहाँ कितने प्राणी टोकुंटा या उससे ऊपर के स्तर पर थे। टोकुंटा इस क्षेत्र का शासक था। उसकी मृत्यु पारिस्थितिकी तंत्र में भारी बदलाव का कारण बन सकती है। सभी राक्षस उस सिंहासन के लिए लड़ेंगे। टोकुंटा का दिल धीरे धीरे फीनिक्स के शरीर में समाने लगा और उसके भीतर से एक छोटी सी रोशनी चमकने लगी। अब आप राज करेंगे। टोकुंटा के पद चिन्हों पर चलकर इन पर्वतों के शासक आप बनेंगे। मेरे दोस्त की कालकोठरी की रक्षा करना। अब आप राज करेंगे। टोकुंटा के पद चिन्हों पर चलकर इन पर्वतों के शासक आप बनेंगे। मेरे दोस्त की कालकोठरी की रक्षा करना। बेशक वह नहीं जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा, और उसके पास तब तक इंतजार करने का समय नहीं था जब तक फीनिक्स ने टोकुंटा की सारी शक्ति को अवशोषित नहीं कर लिया। उठते ही मानव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। टोकुंटा का हृदय आधा विभाजित हो गया था। मानव ने फिर उस बोतल को निकाला जिसमें फ्रोजन रिवर को जमा किया गया था और बड़बड़ाया। आधा दिल बोतल ने चूस लिया। विवेक द्वारा बनाई गई बोतल एक अच्छी तरह से तैयार की गई जादुई उपकरण थी जो जमी हुई नदी को पकड़ने में सक्षम थी। वो आधा दिल क्यों ले रहा था, ये समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि फीनिक्स के लिए टोकुंटा की सारी शक्ति को स्वीकार करना बेहद मुश्किल होगा। यही कारण है कि मानव ने इसे ले लिया। इसके अतिरिक्त मानव को भी फ्रोजन रिवर की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए इस शक्ति की आवश्यकता थी। जैसे ही उसने टोकुंटा के शरीर को देखा, जो एक ऐसा दृश्य छिपा रहा था जिसे कई लोग अविश्वसनीय पाएंगे, मानव चुपचाप अपने आप में बुदबुदाया, मैं आपको कितने दिनों से फिर से देखने के लिए उत्सुक हूं। मानव का शरीर, जो पहाड़ से उतरने ही वाला था, रुक गया। टोकुंटा के शब्द अचानक उसके दिमाग में आ गए। उनमें से कुछ के पास ऐसे हथियार थे जिन्हें मैं तोड़ भी नहीं सकता था। इससे निपटना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने उन्हें अपनी मांद में डाल दिया। उसे उन वस्तुओं के बारे में बात करनी चाहिए थी जो विवेक के कालकोठरी से ली गई थी। टोकुंटा ने कहा कि उसने उन्हें अपनी खोह में डाल दिया। एक पल सोचने के बाद मानव आकाश में उड़ गया। जब वह काफी ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने ड्रेक पर्वत के ठीक आसपास के सभी पहाड़ों को देखा। उसके पास इन पहाड़ों पर ध्यान देने का एक कारण था और उसने जल्द ही उनमें से एक में एक छेद पाया। यह एक गुफा थी जो टोकुंटा के शरीर को समायोजित करने के लिए काफी बड़ी थी।